मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, बावजूद इसके इस धरती पर जितने भी प्राणी पाए जाते हैं, हर प्राणी अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करता है, सिवाय आपके और मेरे। मनुष्य अपनी क्षमताओं के बहुत भीतर रहता है ना? मेरा सवाल है आपसे कि अगर एक पीपल का पेड़ कितना लंबा हो सकता है? तो जवाब आता है कि पीपल का पेड़ जितना लंबा हो सकता है उतना लंबा होता है। उसकी जड़ें उतनी डीप जाती हैं जितनी मैक्सिमम वो जा सकती हैं। उसकी शाखाएं उतनी लंबी फैलती हैं जितनी मैक्सिमम वो फैल सकती है ना? कहते हैं हाउ टॉल अ ट्री ग्रो, तो कहते हैं एज टॉल एज इट पॉसिबली कैन, राइट? कहते हैं कि एक हिरण कितना तेज दौड़ सकता है, तो एक हिरण 90 माइल्स की स्पीड पे दौड़ सकता है, तो सारे हिरण 90 माइल्स की स्पीड पे दौड़ते हैं। ऐसा नहीं कि एक हिरण 90 माइल पे दौड़ रहा है, बाकी 50 किलोमीटर की स्पीड पे दौड़ रहा है, ऐसा नहीं है। हर हिरण अपने पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल करता है। लेकिन इंसान के अंदर असीमित क्षमताएं हैं, आपके अंदर असीमित क्षमताएं हैं, लेकिन आप अपनी क्षमताओं के बहुत भीतर रहते हैं सर, है ना? तो आप अगर इस जिंदगी में जीतना चाहते हैं तो आपको खुद को पहचानने की जरूरत है और अपनी क्षमताओं को पहचानने की आवश्यकता है। अगर आप अपने आवश्यकताओं को पहचान ले तो जिंदगी शानदार हो सकती है। कहते हैं प्रोग्राम योर लाइफ और लाइफ विल प्रोग्राम यू। बड़ी शानदार लाइन है सर। अगर इस लाइन को किसी ने समझ लिया ना तो उसकी जिंदगी एकदम पटरी पे आ जाएगी। जिसे कहते हैं आदमी अपनी जिंदगी में एक मिनट भी बर्बाद नहीं करे। कहते हैं प्रोग्राम योर लाइफ और लाइफ विल प्रोग्राम यू। कि अगर आपने, बहुत सारे लोग अपने जीवन में समय रहते कुछ बदलाव नहीं लाते, है ना? तो कहते हैं कि प्रोग्राम योर लाइफ, अपने जीवन में समय रहते अपने जीवन को बदल दीजिए सर। अगर समय रहते आपने जीवन को नहीं बदलाना तो फिर समय आपको बदल देगा। लाइफ विल प्रोग्राम। अगर आपने समय का सदुपयोग नहीं किया, अगर आपने समय रहते अपने जीवन को नहीं बदलाना तो फिर समय आपको बदलेगा। एंड ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, समय ने अगर आपको बदला ना तो बहुत तकलीफ होगी। इसीलिए समय रहते अपनी जिंदगी को प्रोग्राम कर लीजिए सर। प्रोग्राम योर लाइफ, अपने लाइफ को सटीक तौर पे ढाल लीजिए कि अपनी जिंदगी को लेके जाना किधर है। वी ऑल हैव नीड्स बट व्हाट अबाउट डिजायर्स? इस जिंदगी में हम लोगों के पास दो चीजें होती हैं, एक हमारी जरूरतें होती हैं और एक हमारी चाहते होती है ना? हर इंसान की जरूरतें होती हैं, हर आदमी की जिंदगी में जरूरतें होती हैं, हर आदमी की जिंदगी में कुछ ख्वाहिशें होती हैं। जरूरतें जनरली हम सभी की पूरी हो जाती हैं, लेकिन ख्वाहिशें बहुत कम लोगों की पूरी होती हैं। ये बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ? ये बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज आपको ये पता चलना चाहिए कि आपको डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए, आपको रेंटस वेलनेस में काम क्यों करना चाहिए, आप यहाँ क्यों आए। अगर वाई क्लियर हो जाएगा ना तो हाउ आसान हो जाता है। किसी भी काम को करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, पहली वाई और दूसरा हाउ। वाई मतलब कि मुझे ये काम क्यों करना है, और जब आपका ये क्यों क्लियर हो जाएगा ना तो फिर सेकंड आता है कि हाउ, यानी इस काम को कैसे करना है। लेकिन अगर आपका वाई ही क्लियर नहीं हुआ ना तो हाउ पे फिर आप काम फोकस ही नहीं कर पाएंगे। आपको कितना ही समझाया जाए कि लिस्ट बनानी है, लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करनी है, लोगों को इनवाइट करना है, उनकी क्लोजिंग करनी है, ये चीजें आपके पल्ले ही नहीं पड़ेंगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हमको ये करना क्यों है। क्यों काम करे भाई? पहले वाई का क्लियर होना जरूरी है। जिस दिन वाई क्लियर हो जाएगा तो हाउ उसके बाद आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो ये बातें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि नीड्स हम सभी की है यार, जरूरतें हर इंसान की है। जो इंसान जिंदा है उसकी जरूरतें हैं, लेकिन जो इंसान जिंदा है उसकी चाहते भी हैं। जरूरतें हम सभी की कहीं ना कहीं पूरी हो जाती हैं, लेकिन चाहते जो है, हमारी ख्वाहिशें अमूमन नहीं पूरी होती हैं। अब सवाल है कि व्हाई डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया? ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग नहीं पूछते हैं, कुछ के दिलों में रहता है। कुछ लोग ज्वाइन करने के पहले पूछते हैं, कुछ लोग ज्वाइन करने के बाद भी नहीं पूछते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये क्वेश्चन कि व्हाई डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, कि हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है यार, है ना? हमें डायरेक्ट सेलिंग का ही व्यवसाय क्यों करना है? बहुत सारे लोग किसी दूसरे का बिजनेस देख के, उनकी बड़ी गाड़ी देख के, उनका बंगला, उनका चेक देख के चले तो आते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर ये डाउट रहता है कि व्हाई डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। इस बात को क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये व्हाई क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना? देखिए, मैं हमेशा डेटा पे बात करता हूँ, मैं स्टैट्स पे बातें करता हूँ। लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग करने की क्या जरूरत है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को अच्छी नजर से नहीं देखते। बहुत सारे लोग इसे चेन मार्केटिंग, चेन बिजनेस, लोगों को पकड़ने का काम है, लोगों को जोड़ने का काम है, बेवकूफ बनाने का काम है, इस तरह की बातें करते हैं, है ना?
तो मैं पूरे रेस्पेक्ट के साथ ऐसे लोगों जिनके अंदर इस तरह के विचार हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिस देश में 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, जी मैं आपको डेटा देता हूँ, हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी रहती है, हमारे देश की आवाम 140 करोड़ की, आप जानते हैं 140 करोड़ की आबादी में करीब करीब 30 करोड़ लोग बिलो प्रोवर्टी लाइन रहते हैं, बीपीएल है। बीपीएल समझते हैं आप? बीपीएल आपने सुना होगा, बीपीएल गरीबों के लिए कार्ड बनाई जाती है जिसको बीपीएल कार्ड कहते हैं। यानी जो लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं ना, उन्हें बिलो प्रोवर्टी लाइन बीपीएल कहा जाता है। तो सरकारी आंकड़े के अनुसार इंडिया में 30 करोड़ लोग करीब करीब गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं। आप ही के देश में, आप ही के गली मोहल्ले में आप देखते होंगे, सड़कों पे, फुटपाथों पे, गरीबों के झोपड़ियों में, झुग्गियों में बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर है। ऐसे ऐसे लोगों की संख्या 30 करोड़ है बताई जाती है। जिस देश में 30 करोड़ लोगों के पास बेसिक चीजें नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान नहीं है। एक इंसान की जो बुनियादी जरूरत है उसे रोटी कपड़ा और मकान कहते हैं, कि यार 2 वक्त की रोटी हो जाए, शरीर ढकने के लिए कपड़े मिल जाएं और सिर छुपाने के लिए जगह मिल जाए। ये बेसिक जो एम्यूनिटीज है, बेसिक जो सुविधाएं हैं, ये 30 करोड़ लोग इससे भी महरूम है जिस देश में। उस देश में अगर डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे सर? डायरेक्ट सेलिंग एक अर्निंग का माध्यम है, एक पैसे कमाने का जरिया है। और जिस देश में 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं, वहां लोग अगर ये कहें कि ये काम नहीं करना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए, तो कई कई बार मुझे उन पर तरस आता है। देखिए, सवाल उठाना बहुत आसान है लेकिन जवाब देना मुश्किल है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि चलो डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते हैं सर, नहीं काम करते हैं रेंटस वेलनेस में, लेकिन क्या करेंगे आप ये बताइए ना। कुछ लोग प्रिविलेज्ड होते हैं, कुछ लोगों के ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, जो अच्छे घरों में जिनका जन्म हो जाता है, जो अच्छे पढ़ लिख जाते हैं, है ना। कुछ लोग अच्छे परिवारों में जन्म लेते हैं तो उनके पास प्रिविलेजेस होती हैं, सुविधाएं होती हैं, वो पढ़ाई लिखाई अच्छी कर लेते हैं, बाप दादे का प्रॉपर्टी होती है, मकान दुकान होता है, तो उनकी लाइफ मोर और लेस एटलीस्ट उनको चैलेंजेस नहीं आते रोटी कपड़ा मकान की, है ना। लेकिन जो लोग, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो लोग लेस प्रिविलेज्ड है, और ऐसे लोग बहुत हैं हमारे आपके देश में, ऐसे लोग करोड़ों की तादाद में हैं, जो लोग लेस प्रिविलेज्ड है, जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, जो एक्सट्रीम एजुकेशन नहीं ले पाए, जिनके पास उनके बाप दादाओं की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई दुकान नहीं था, ऐसे लोगों को क्या काम करने का मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या ऐसे लोगों के सपने पूरे नहीं होने चाहिए? क्या ये बेचारे जिंदगी भर तकलीफ में ही रहेगा क्या? आप बोलिए ना। हो सकता है कि आप प्रिविलेज्ड हो सकता है कि आपके पास डायरेक्ट सेलिंग के अलावा भी रास्ते हो, लेकिन देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई काम ही नहीं है यार। अगर काम होता तो 30 करोड़ लोग बीपीएल कैसे होते? अगर इस देश में रोजगार होता तो 30 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे कैसे होते? ये तो डेटा तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, है ना। अराउंड 90 लाख स्टूडेंट ग्रेजुएट्स इन इंडिया एवरी ईयर। आपके घर में बच्चे पढ़ते होंगे, है ना। हम सभी के घरों में बच्चे होते हैं, आज नहीं तो कल आपका बच्चा भी ग्रेजुएट हो जाएगा। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में हर रोज, हर साल कितने बच्चे ग्रेजुएट होते हैं? तो डेटा ये कहता है कि हमारे देश में हर साल करीब करीब 90 लाख बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं। मेरा सवाल आप सभी दोस्तों से ये है कि जो बच्चे 15-16 साल की अथक मेहनत और पढ़ाई के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री हाथ में लेकर निकलते हैं, उनके पास रोजगार की क्या संभावनाएं हैं? जो बच्चे माँ बाप के पैसे को लगाकर, अपने परिश्रम को लगाकर 15-16-17 साल की अथक मेहनत के बाद ग्रेजुएट हो जाते हैं, ग्रेजुएशन के बाद क्या उनको जॉब मिल जाती है? 90 लाख बच्चे हर साल ग्रेजुएट होते हैं इंडिया में, ये डेटा है। मैं डेटा पे बात करता हूँ, मैं इफ एंड बट्स पे, हवा में बातें नहीं करता। अब डेटा ये कहती है कि 90 लाख बच्चे, वो आपके घर के भी बच्चे हो सकते हैं, मेरे घर के भी बच्चे हो सकते हैं, हम सभी के बच्चे हो सकते हैं। ये बच्चे 90 लाख बच्चे हर साल ग्रेजुएट हो जाते हैं। इन बच्चों का भविष्य क्या है? आज नहीं तो कल ये सवाल आपके घर में भी आ सकता है कि बच्चा ग्रेजुएट हो गया, अब इसको नौकरी करनी है, नौकरी मिलेगी कहाँ? बिजनेस कर नहीं सकता क्योंकि बिजनेस करने में रिस्क है, पैसे नहीं है, कैपिटल का चैलेंजेस है, एक्सपीरियंस का अभाव है, और नौकरी मिल नहीं रही है, तो बच्चा बेचारा क्या करे? 90 लाख जॉब हर साल तो निकलना इम्पॉसिबल है। किसी भी देश के लिए, किसी भी सरकार, किसी भी देश के लिए ये संभव नहीं है कि वो 90 लाख जॉब हर साल निकाले, राइट। तो इस 90 लाख बच्चों का भविष्य क्या है? और ये सिर्फ 90 लाख बच्चे नहीं है सर,
ये 1 साल की डेटा की बात कर रहा हूँ, अगले साल फिर 90 लाख बच्चे ग्रेजुएट हो जाएंगे, उसके अगले साल फिर 90 लाख बच्चे ग्रेजुएट हो जाएंगे, उसके अगले साल 90 लाख बच्चे फिर ग्रेजुएट हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, इंडिया में सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयर है वो इंडियन रेलवे है। इंडियन रेलवे में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, जो करीब करीब 14 लाख लोग काम करते हैं। सेकंड नंबर पे इंडियन आर्मी आती है, उसमें करीब करीब 13 लाख लोग काम करते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में। तो जितने भी बड़े एम्प्लॉयर्स हैं ना, उनको मिला भी दिया जाए तो 90 लाख जॉब तो नहीं बन सकता। और ये एक बार की बात नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हर साल की गणित है। हर साल 90 लाख बच्चे करीब करीब ग्रेजुएट हो जाएंगे। तो इन बच्चों का भविष्य क्या है सर? इनमें आपके बच्चे भी हो सकते हैं, मेरे बच्चे भी हो सकते हैं, किसी के बच्चे हो सकते हैं, है ना? इन बच्चों का भविष्य क्या है सर? तो इसीलिए हमें हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग की आवश्यकता है। हमारे देश में हमें रेंटस वेलनेस की आवश्यकता है, राइट? डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो आपको एम्पावर करता है कि आप अपनी मर्जी से अपना व्यवसाय और अपना रोजगार चुन सकें। एट द सेम टाइम ये आपको एम्पावर करता है कि आप अपने ही जैसे लोगों को एक बिजनेस मॉडल, एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकें, राइट? इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। चलो ठीक है, ये बात समझ में आई। लेकिन इसके बाद भी कुछ चतुर टाइप लोग होते हैं। ऐसे चतुर टाइप लोग कहते हैं, ना जी हम तो नहीं करेंगे, ये काम हमको तो नहीं करना है, हमारे टाइप का काम नहीं है। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, कुछ लोगों से मैं मिलता हूँ, जब उनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया जाता है तो लोग कहते हैं सर ये मेरे टाइप का काम नहीं है। तो मैं पूछता हूँ सर आपका टाइप क्या है ना? मतलब किस टाइप के आप हैं? तो कहते हैं सर ये तो बेचने का काम है ना? तो सर ये बेचने का काम मेरे टाइप का नहीं है सर। मैं तो मल्टीनेशनल में नौकरी करता हूँ, 1.5 लाख रुपए की मेरी सैलरी है। मैं तो टीसीएस में जॉब करता हूँ, मेरी तो 1 लाख रुपए की सैलरी है। मेरे पिताजी की तो कपड़े की दुकान है। तो ये मेरे टाइप का काम नहीं है सर, है ना? तो मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग इज द बिजनेस मॉडल फॉलोड बाय एवरी बिजनेस हाउसेज। जितने भी बड़े बिजनेस हाउसेज है ना सर, मैं बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, जितने भी बड़े लोगों को आपने सुना होगा, टाटा, बिरला, अंबानी, बिल गेट्स, एलन मस्क, कोका कोला, पेप्सी, सैमसंग, एप्पल, जितनी भी बड़ी कंपनियों के बारे में आपने सुना होगा ना, ये सारी कंपनियां इसी बिजनेस मॉडल पे काम करती हैं। इनको ये बिजनेस मॉडल सूट करता है सर, ये इनके टाइप का काम है। लेकिन पता नहीं कुछ लोगों को ऐसे कहने से उनको लगता है कि ये उनके टाइप का काम नहीं है सर, ये हमको सूट नहीं करता, है ना? सर बेचने का काम से गर्व करने की आवश्यकता है। जिस दिन आपने बेचने के काम पे गर्व करना शुरू कर दिया ना, उस दिन आपकी जिंदगी परिवर्तित हो सकती है। इस दुनिया में सबसे पाक साफ काम है सेलिंग का व्यवसाय, और सेलिंग के बिना इनकम हो नहीं सकती, और बिना इनकम के जिंदगी नहीं चलती। आपकी जिंदगी चलाने के लिए आपको अर्निंग की जरूरत है, और अर्निंग तभी आएगी जब आप कुछ सेल करेंगे, है ना? आज तक आपके घर में जो पैसे आते हैं ना सर, वो पैसे सेलिंग से ही आते हैं। कहते हैं ओनली सेल्स इज योर प्रॉफिट, रेस्ट ऑल आर एक्सपेंडिचर। आप सुबह से शाम तक या दिन भर या महीने भर जो कुछ भी करते हैं ना, जो भी एक्टिविटीज आप करते हैं, उसमें पैसे आपके खर्च होते हैं। एकमात्र सेल ऐसा काम है, एक ऐसी एक्टिविटी है कि जब आप सेल परफॉर्म करते हैं ना सर, तो पैसे आपके घर में आते हैं। बिना सेल के पैसे आपके घर में कभी नहीं आते। जो लोग जॉब करते हैं वो कहते हैं जी हम तो जॉब करते हैं, हम तो कुछ नहीं बेचते। सर आप अपना टाइम बेच रहे हैं, है ना? आपको कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ेगा। या आप कपड़े बेच लीजिए, जूते बेच लीजिए, गेहूं बेच लीजिए, चावल बेच लीजिए, जूते बेच लीजिए, कुछ भी, फल बेच लीजिए, दवा बेचिए, दारू बेचिए, कुछ ना कुछ बेचिए। और अगर कुछ नहीं बेचने को है तो अपना टाइम बेच लीजिए। लेकिन बिना बेचे पैसे तो नहीं आने वाले सर। जो आदमी जॉब करता है वो हर रोज अपने 8 घंटे 10 घंटे अपनी कंपनी को देता है कि सर? अगर आप वो 8 घंटे 10 घंटे अपनी कंपनी को नहीं देंगे तो सैलरी मिल जाएगी क्या आपको? नहीं मिलेगी। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर रोज आप अपने जिंदगी के कीमती 8 घंटे उस कंपनी को बेच देते हैं जहां से आपको सैलरी आती है। यानी आप भी कुछ ना कुछ
बेच रहे। मेरा सवाल आप लोगों से जो जॉब करते हैं कि अगर आपने जॉब पे जाना बंद कर दिया तो क्या आपको सैलरी आती रहेगी? तो आंसर है कि नहीं, जॉब पे नहीं जाएंगे तो सैलरी नहीं आएगी। इसका मतलब जॉब पे जाने के लिए सैलरी मिलती है, यानी जो डेली 8 घंटे 10 घंटे आप देते हैं ना सर, उस 8-10 घंटे में आप किसका काम करते हैं? उस 8-10 घंटे में आप अपनी कंपनी का काम करते हैं, यानी आप 8-10 घंटे डेली सेल कर रहे हैं। तो इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, अपने जहन में फिट कर लीजिए कि बिना बेचे इनकम नहीं होता। इसीलिए बेचने के व्यवसाय पे गर्व करना शुरू कीजिए सर। जिस दिन आप बेचने के बिजनेस पे, प्रोफेशन पे गर्व करने लगेंगे ना, जिस दिन आपको फक्र की अनुभूति होने लगेगी ना कि हाँ मैं बेचने के व्यवसाय में है, उस दिन आप दुनिया बदल सकते हैं। और यही बात मैं आपको लॉजिक के साथ और एविडेंस के साथ प्रूव कर सकता हूँ। कुछ चुनिंदा लोगों के नाम आपकी स्क्रीन पे दिखते होंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम आपने सुना होगा, अंबानी की इंडस्ट्री है। टाटा ग्रुप का नाम आपने जरूर सुना होगा। सैमसंग कॉर्पोरेशन का नाम आपने सुना होगा, कोरिया की कंपनी बहुत बड़ी। कोका कोला यूएसए की कंपनी है, एप्पल यूएसए की कंपनी है, एप्पल इन कॉर्पोरेशन, बहुत सारी कंपनी एंडलेस है। मतलब अगर नाम लेंगे तो 1 घंटा इसमें ही निकल जाएगा। आप इन सब कंपनियों के प्रोडक्ट कभी ना कभी तो इस्तेमाल जरूर करते होंगे, है ना? ऐसा शायद ही कोई होगा जिसने कभी रिलायंस का प्रोडक्ट इस्तेमाल ना किया हो, जिसने टाटा का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल ना किया हो, जिसने सैमसंग का फोन या सैमसंग की टीवी या सैमसंग का फ्रिज या सैमसंग का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल ना किया हो, या कभी उसने कोका कोला ना पी हो, है ना? ये सारे लोग आपको पता है बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि ये लोग बड़े कैसे बन गए? कभी आपने सोचा कि ये लोग ऐसे बड़े कैसे बन सकते हैं यार? ये सारी चीजें हमारे सामने ही हैं, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं चलता कि ये लोग आखिर अमीर कैसे बन जाते हैं। ये सोचने की बात है, ये चिंता का विषय है। ये सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल पे काम करते हैं सर, है ना? ये सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल पे काम करते हैं। हबीबुर रहमान साहब कहते हैं, ये क्या हो रहा है भाई? यहाँ बिजनेस की बातें हो रही हैं सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट। अगर आपको बिजनेस की बातें समझ नहीं आ रही तो आप मीटिंग छोड़ के जा सकते हैं, है ना? जैसे मैंने कहा ना कि मीटिंग की शुरुआत में कहा कि प्रोग्राम योर लाइफ और लाइफ विल प्रोग्राम यू। कि अगर आपने समय रहते अपनी जिंदगी को नहीं बदला ना सर, और इस तरह की मजाकिया काम करते रहे ना, तो फिर एक दिन समय आएगा जब जिंदगी आपको बदलेगी। और जिस दिन जिंदगी ने आपको बदला, यकीन मानिए बहुत तकलीफ होगी। मैं आपको याद आता रहूंगा कि किसी ने मुझे बताया था कि समय रहते अपनी जिंदगी बदल लो। मौके जो होते हैं ना सर, वो आइसक्रीम की तरह होते हैं। आइसक्रीम समझते हैं आप? आइसक्रीम को आप होल्ड करके ज्यादा देर नहीं रख सकते। या तो आइसक्रीम का मजा ले लीजिए या आइसक्रीम पिघल जाएगी। जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जो मौके होते हैं ना, वो आइसक्रीम की तरह होते हैं, वो हमेशा आपके पास नहीं होते। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लीजिए, वरना वो आपके हाथ से निकल जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग एक अपॉर्चुनिटी है हम सभी के लिए। ये आज है, ये जिंदगी भर नहीं रहेगी। आज सही समय पे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। इस अपॉर्चुनिटी का अगर आप फायदा उठा सकते हैं तो जिंदगी में बहुत आगे निकल जाएंगे। और अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को बहुत दिनों तक इंतजार करते रह गए ना, तो ये आइसक्रीम की तरफ पिघल जाएगी आपके हाथों से, आपको पता भी नहीं चलेगा। राइट? तो सीरियस हो जाइए सर। हम बातें कर रहे थे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल की। दुनिया में जितने भी लोग बड़े हैं ना, ये सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल पे ही काम करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग का जैसे ही नाम आता है तो हमारे देश में एक गलत नैरेटिव है इसके बारे में। लोग सोचते हैं कि ये हम दो, हमारे दो, सबके दो टाइप काम है कि हम दो को जोड़ेंगे, दो और चार को जोड़ेंगे, चार छह को जोड़ेंगे, है ना? ऐसा नहीं है सर। ये एक्चुअली एक नेटवर्क बनाने का काम है। और दुनिया में जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क है, वो उतना ही बड़ा उसका नेटवर्क है। नेटवर्क समझते हैं क्या? कि उसकी टोटल आमदनी, टोटल पूंजी कितनी है। किसी इंसान की औकात जो है ना, वो उसके नेटवर्क में बताई जाती है।
कि इनका नेटवर्थ कितना है। नेटवर्थ इनका 40,000 करोड़ है या 4 लाख करोड़ है या 20,000 करोड़ है। बड़ी बड़ी कंपनियों का नेटवर्थ बताया जाता है। जिसका जितना बड़ा नेटवर्थ होता है उसका नेटवर्थ उतना ज्यादा बड़ा होता है ना। रिलायंस की अगर बात करें तो जियो आप सभी ने इस्तेमाल किया होगा, कर भी रहे होंगे। मेरा सवाल है आपसे कि मुकेश अंबानी साहब ने क्या किया। उनके दिमाग में ख्याल आया कि मेरे को टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस शुरू करना है। उन्होंने जियो नाम की एक कंपनी लॉन्च करी और उसके बाद उन्होंने जियो का नेटवर्क बनाया। सुना है ना आपने? उन्होंने पूरे इंडिया में ऑप्टिकल फाइबर बिछाई और जियो का नेटवर्क बनाया। अब ये नेटवर्क बना रहे हैं, इनके पेट में दर्द नहीं हो रहा। नेटवर्क बनाने के बाद इन्होंने लोगों को फ्री में सिम कार्ड बांट दिए और आज कितने लोग जियो का सिम इस्तेमाल करते हैं आपको पता है? मैं आपको बताता हूँ। आज इंडिया में 60 करोड़ लोग जियो का सिम इस्तेमाल करते हैं। तो रिलायंस के जियो के अंबानी साहब ने क्या किया? अंबानी साहब के दिमाग में एक आइडिया आया कि मेरे को टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस करना है। उन्होंने बिजनेस शुरू किया और नेटवर्क बनाया। मेरा सवाल है आपसे कि अगर आपके एरिया में जियो का नेटवर्क नहीं आएगा तो आप जियो का सिम इस्तेमाल कर लेंगे क्या? तो आंसर आता कि नहीं सर, अगर जियो का नेटवर्क ही नहीं आएगा तो सिम क्यों इस्तेमाल करेंगे। यानी सिम के इस्तेमाल करने के लिए जो पहली शर्त है कि वहां नेटवर्क का होना जरूरी। आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देखते होंगे नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो जियो साहब ने पहले नेटवर्क बनाया होगा कि नहीं बनाया। और नेटवर्क बनाने के लिए उन्होंने टावर लगाए होंगे, ऑप्टिकल फाइबर लगाई होगी, पैसा खर्च करके उन्होंने पूरे इंडिया में एक नेटवर्क बनाए। और नेटवर्क बनाने के बाद उनके नेटवर्क में कितने लोग जुड़ गए? उनके नेटवर्क में आज 60 करोड़ लोग जुड़ गए। मेरा सवाल आप सभी काबिल बुद्धिमान दोस्तों से ये है कि जब जियो के मालिक मुकेश अंबानी साहब ये नेटवर्क बना रहे होंगे तो उनको पैसे आ रहे होंगे क्या? 65,000 करोड़ रुपए लगे थे इस इंडस्ट्री जियो के नेटवर्क को बनाने में। मेरा सवाल है कि जब मुकेश अंबानी साहब ये नेटवर्क बना रहे थे, जब कंपनी बना रहे थे, जब पूरे इंडिया में टावर लगा रहे थे, जब पैसे जेब से खर्च हो रहे थे, उनको इनकम आ रही थी क्या? 1 रुपए की इनकम नहीं आ रही थी। और ये नेटवर्क बनाने में समय लगा होगा कि नहीं लगा होगा? ऐसा तो नहीं कि रातों रात उन्होंने चुटकी बजाई होगी और पूरे इंडिया में नेटवर्क बन गया होगा जियो का। पूरे इंडिया के अंदर में हर पिन कोड पे टावर लग गया होगा, हर जगह ऑप्टिकल फाइबर पहुंच गई होगी और रातों रात जियो का नेटवर्क बन गया होगा। ऐसा हुआ होगा क्या? ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। कम से कम 3 साल, 4 साल, 5 साल का समय लगा होगा जियो का नेटवर्क बनाने में। और जब नेटवर्क बना रहे होंगे तो पैसा लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा सर? लग रहा होगा, करोड़ों रुपए लग रहे होंगे। समय लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? लग रहा होगा। और उस समय पैसे की इनकम हो रही थी कि नहीं हो रही? नहीं हो रही थी। यानी मुकेश अंबानी साहब ने 65,000 करोड़ रुपए लगाए, 5 साल समय लगाए और नेटवर्क बनाया और इस दौरान उनको 1 रुपए की इनकम नहीं हुई। क्या मैं ठीक हूं? बिल्कुल ठीक है। यहाँ तो कोई आदमी डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन कर ले, 3 महीने में उसके पेट में दर्द होने लगता है। सर हमारा 3 महीना हो गया सर, अभी हमारा इनकम नहीं आ रहा, है ना। यहाँ मुकेश अंबानी साहब को तो 5 साल तक पैसे नहीं आए होंगे और पैसे घर से लग रहे होंगे। 60-60, 65-65 हजार करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही होगी। आपकी तो इन्वेस्टमेंट 0 है। खैर, तो जब नेटवर्क बन गया और 60 करोड़ लोग आज उनके नेटवर्क का हिस्सा बन गए, अब कहानी देखते हैं क्या है। 60 करोड़ लोग हर महीने रिचार्ज कराते होंगे कि नहीं कराते होंगे? सर आप कराते हैं कि नहीं कराते? तो जवाब है कि जी हाँ सर, हम तो कराते हैं। कितने का कराते? कम से कम एवरेज 500 रुपए का रिचार्ज हर आदमी कराता होगा। मेरा सवाल आप दोस्तों से है, जितने भी लोग गणित में माहिर हैं, कि अगर 500 रुपए का रिचार्ज होता होगा तो उसमें कम से कम 10% का तो प्रॉफिट उनका होता होगा। 50 रुपए का प्रॉफिट होता होगा कि नहीं होता होगा? 500 रुपए का रिचार्ज होता होगा तो उसमें कम से कम 50 रुपया प्रॉफिट होता होगा कि नहीं होता होगा? इतना कम तो होता ही होगा ना सर। तो मेरा सवाल आप सभी दोस्तों से ये है कि 60 करोड़ लोग अगर 50-50 रुपए हर महीने अंबानी जी को देते हैं तो कितना अमाउंट आता होगा सर? है जी? बोलिए ना। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है
तो 60 करोड़ इंटू 5 कर दीजिए, 6×5 = 30 होता है, यानी 3000 करोड़ रुपए हर महीने की इनकम होती है। होती है कि नहीं होती है सर? मैथमेटिक्स है, कैलकुलेट कर लीजिए। और ये मैं सिर्फ 50 रुपए पकड़ रहा हूँ कि 500 रुपए का रिचार्ज होता होगा, तो उसमें मैं 95% खर्च मान लेता हूँ। 90%, 10% तो कमाई होती होगी ना सर? इन 50 रुपए तो कम बचते होंगे कि नहीं बचते होंगे? तो अगर ये 50 रुपए बचते हैं तो 60 करोड़ इंटू 50 कर दीजिए, 6×5 = 30 होता है, यानी 3000 करोड़। हाँ जी। और ये रुपए उनको हर साल आने वाले हैं, जिंदगी भर आने वाले हैं, उनके मरने के बाद भी उनको आने वाले हैं, क्योंकि आप अपना रिचार्ज कराना बंद तो नहीं कर देंगे ना। आज अगर मुकेश अंबानी जी काम पे नहीं जाएं, मुकेश अंबानी जी अगर घूमने चले जाएं, है जी, तो आप अपना रिचार्ज कराना बंद कर देंगे क्या? क्या आप बोलेंगे नहीं नहीं सर, मुकेश अंबानी तो ऑफिस नहीं गया, मैं इस महीने रिचार्ज नहीं कराऊंगा? आप बोलेंगे नहीं नहीं, मुकेश अंबानी जी तो अमेरिका घूमने गए, मैं अपना रिचार्ज क्यों कराऊं सर? आप अपना रिचार्ज कराएंगे ना सर। तो मुकेश अंबानी जी ऑफिस जाए न जाए, काम पे जाए न जाए, छुट्टी पे जाए, घूमने जाए, आप कहीं जाए, हर महीने आप जब रिचार्ज कराएंगे ना सर, तो करोड़ों रुपए की इनकम उनको जाएगी, और उनके बाद उनके बेटे अनंत अंबानी को जाएगी, और उसके बाद उसके बेटे को जाएगी। इसको बोलते हैं पावर ऑफ नेटवर्किंग, इसको बोलते हैं पावर ऑफ टाइम कंपाउंडिंग, इसको बोलते हैं पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। मुकेश अंबानी को पेट में दर्द नहीं होता है, मुकेश अंबानी को ये काम सूट करता है, मुकेश अंबानी खुशी खुशी ये काम कर रहे हैं। लेकिन एक 15,000, 20,000, 30,000 कमाने वाले आदमी को आप अपना नेटवर्क का बिजनेस समझाइए, उसके पेट में दर्द होने लगेगा, बोले ये कोई काम है करने का, हम तो 20,000 महीना कमाते है ना। मुझे तरस आता है ऐसे लोगों की बातों पे। टाटा ग्रुप का नाम आपने सुना होगा, टाटा साहब, रतन टाटा, बहुत ही श्रद्धेय, रेस्पेक्टेड रतन टाटा साहब, उनके पिताजी जेआरडी टाटा साहब ने टाटा ग्रुप की स्थापना करी। टाटा ट्रक भी बनाता है, कार भी बनाता है, नमक भी बनाता है, स्टील भी बनाता है, बहुत सारी चीजें बनाता है। बनाता है कि नहीं बनाता है? आपके घर में भी टाटा का कोई ना कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते होंगे आप। मैं आपको बताना चाहूंगा, टाटा ट्रक बेच के जितने नहीं कमाता ना टाटा ग्रुप, उससे ज्यादा वो नमक बेच के कमाते हैं। अब टाटा को नमक बेचना था और टाटा को ट्रक भी बेचना है, तो ट्रक बेचना है तो भी नेटवर्क बनाना पड़ेगा, नमक बेचना है तो भी नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आज आप इंडिया के किसी भी गली मोहल्ले कस्बे में रहते हो, आपके आसपास टाटा का कोई डीलरशिप तो होगा ना। अगर आपको टाटा की कार खरीदनी है, आपको टाटा का ट्रक खरीदना है, तो आपके आसपास 10-20 किलोमीटर के एरिया में आपको कोई ना कोई टाटा का डीलर जरूर मिल जाएगा, जहां से आप ट्रक खरीद सकते हैं, जहां से आप कार खरीद सकते हैं, राइट। तो टाटा ने ये नेटवर्क बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा? टाटा को लगा होगा कि चलो ट्रक बनाते हैं, चलो कार बनाते हैं, तो ये कार पूरी इंडिया में बेचने के लिए उनको नेटवर्क बनाना पड़ा होगा कि नहीं? डीलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बनाना पड़ा होगा ना सर। तो जिस समय वो कार बना रहे होंगे, जिस समय वो फैक्ट्री डाले होंगे, जिस समय उन्होंने नेटवर्क बनाया होगा, पैसे लगे होंगे कि नहीं लगे होंगे? समय लगा होगा कि नहीं लगा होगा? इनकम आई थी क्या पहले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल? नहीं आई होगी। लेकिन एक बार नेटवर्क बन गया, एक बार डीलरशिप रेडी हो गई, तो उसके बाद पूरे इंडिया में लोग टाटा की कार खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? टाटा का ट्रक खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? रतन टाटा साहब ने नमक बना दिया। तो 140 करोड़, सवाल आपसे, कितने परसेंट लोग ट्रक खरीदने के लिए सक्षम होंगे या जिनको जरूरत होगी? हर आदमी को ट्रक की जरूरत ही नहीं है ना। तो आंसर आता है कि 1 या 2% लोग होंगे जिनको ट्रक की जरूरत होगी, जो ट्रक खरीदना चाहते होंगे। यानी 1 करोड़ 2 करोड़ लोग ही ट्रक खरीदते होंगे, इससे ज्यादा थोड़ी ट्रक खरीदते हैं। दूसरी बात कि जो आदमी एक बार ट्रक खरीदेगा, वो अगले महीने फिर ट्रक खरीदेगा क्या? या उसके अगले महीने फिर खरीदेगा क्या? नहीं। एक आदमी जो कम से कम 40-50 लाख रुपए का ट्रक खरीदेगा, वो कम से कम 15 साल बाद दोबारा ट्रक खरीदेगा। क्या मैं ठीक हूँ? जी हाँ। यानी 140 करोड़ की आबादी में ट्रक खरीदने वाले पोटेंशियल कस्टमर कितने होंगे? 1%, 1.5%। और ये लोग एक बार खरीदने के बाद दोबारा कब खरीदेंगे? 10 साल बाद या 15 साल बाद। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि टाटा नमक खरीदने वाले कस्टमर कितने होंगे? नमक तो 140 करोड़ लोग पूरे खाते होंगे ना यार।
चीनी की बात भी नहीं कर रहा, हो सकता है जिनको डायबिटीज हो शायद वो चीनी ना खाते हो, लेकिन नमक तो हर आदमी खाता होगा। तो 140 करोड़ के देश में 140 करोड़ में हर आदमी नमक खाता है, यानी नमक के कस्टमर कितने हैं? 140 करोड़ है ना? तो कम से कम 50 करोड़ नमक के पैकेट तो बिकते होंगे हर महीने, बिल्कुल बिकते होंगे। और मजेदार बात क्या है कि ये नमक के पैकेट अगले महीने फिर बिकेंगे, उसके अगले महीने फिर बिकेंगे, क्योंकि ये तो खाने वाली चीज तो खत्म हो जाएगा। मेरा सवाल है आपसे सर कि अगर 50 करोड़ नमक के पैकेट बिकते होंगे, 20 रुपए का पैकेट पकड़ लीजिए, तो 2 रुपए का प्रॉफिट टाटा को होता होगा कि नहीं होता होगा? कम से कम इतना प्रॉफिट तो होता होगा ना, 2 रुपए का प्रॉफिट तो होता होगा। तो अगर 50 करोड़ नमक के पैकेट हर महीने बिकते होंगे और एक पैकेट पे 2 रुपए का प्रॉफिट टाटा साहब को जाता होगा, तो महीने की इनकम कितनी हो गई सर? महीने की इनकम होती है, अगर आपका गणित अच्छा है तो 50 करोड़ इंटू 2 रुपया करेंगे तो 100 करोड़ रुपए की इनकम हर महीने आती है। और मजेदार बात है कि इस महीने 100 करोड़ आए, अगले महीने फिर आएंगे, क्योंकि अगले महीने फिर नमक बिकेगा, उसके अगले महीने फिर नमक बिकेगा। हर महीने 100 करोड़ रुपए नमक बेच के टाटा साहब को आ रहे। साल में 1200 करोड़ का इनकम किससे आ गया? नमक बेच के आ गया। और कितने की प्रॉफिट हो रही है? 2 रुपए की प्रॉफिट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि 50 करोड़ लोग नमक खरीद रहे हैं। रतन टाटा साहब ने एक नेटवर्क बनाया, आपके गली में किराने की दुकान, छोटे से छोटे मोदी खाने में, बड़े से बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में, सुपरमार्केट में, हर जगह आप जाएंगे आपको टाटा का नमक मिलेगा। उन्होंने नेटवर्क बनाया कि नहीं बनाया? करोड़ों दुकानदार आज टाटा का नमक बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं? और वहां से करोड़ों लोग टाटा का नमक खरीदते हैं। तो अगर 50 नहीं है, नहीं है, उनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एक आम आदमी को बोलने से कि आप नेटवर्क बना लीजिए, उसके पेट में दर्द होने लगता है। सैमसंग का प्रोडक्ट आपने जरूर इस्तेमाल किया होगा, सैमसंग का फोन आप इस्तेमाल करते होंगे, सैमसंग की टीवी इस्तेमाल करते होंगे, रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करते होंगे, एयर कंडीशनर इस्तेमाल, बहुत सारे प्रोडक्ट्स। सैमसंग कहाँ की कंपनी है? कोरिया की कंपनी है सर, साउथ कोरिया की कंपनी। आपने कभी सैमसंग का फोन खरीदा हो या किसी भी कंपनी का, आपने एमआई का फोन खरीदा हो, आपने वीवो का, ओप्पो का, मोटरोला का, किसी का फोन खरीदा हो, जिस आदमी से आपने फोन खरीदा है वो आदमी किसका हिस्सा है जानते हैं? वो उस कंपनी के नेटवर्क का हिस्सा है। सैमसंग के का फोन कितने लोग बेचते होंगे इंडिया में? हजारों लाखों दुकानों पे बिकता होगा, है ना? तो जितने लोग सैमसंग का फोन बेच रहे हैं, ये सारे लोग सैमसंग के नेटवर्क का हिस्सा है कि नहीं है सर? सैमसंग ने पूरे इंडिया में लाखों दुकानों पे अपना प्रोडक्ट पहुंचा दिया। अब ये लाखों दुकानदार करोड़ों हिंदुस्तानियों को सैमसंग का फोन बेच रहे हैं। अब अगर एक फोन पे 1000 रुपए कमाते होंगे तो महीने में कम से कम कितना बिकता होगा? 1000 फोन तो बिक ही जाता होगा सर। अगर 1000 फोन बिकता होगा और 1000 पे 1000 कमाते होंगे तो 1000 करोड़ रुपए तो ये हर महीने कमाते होंगे, या 10,000 करोड़ हर महीने कमाते होंगे। ये पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग है। सैमसंग को नेटवर्किंग करने में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन एक आम आदमी को बोला जाता है कि सर आप 10, 30, 50, 100 लोगों का नेटवर्क बना लीजिए, तो कहता है कि सर ये मेरे टाइप का काम नहीं है सर, लोग क्या कहेंगे सर कि ये नेटवर्क बना रहा है ना? सैमसंग को इसकी परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। कोका कोला पिया होगा आपने कभी न कभी, पेप्सी, कोका कोला अमेरिका की कंपनी है। पूरे इंडिया में किसी गली मोहल्ले में, कस्बे में चले जाइए, आपको वहां कोका कोला बिकता हुआ मिल जाएगा, पेप्सी बिकती हुई मिल जाएगी। जो आदमी कोका कोला या पेप्सी बेच रहा है वो इस कोका कोला कंपनी के नेटवर्क का हिस्सा है कि नहीं? इंडिया में कम से कम 10-20 करोड़ पेप्सी तो रोज बिकता होगा ना? तो 140 करोड़ लोग हैं, उसमें 20 करोड़ लोग तो डेली कम से कम एक बोतल पीते होंगे कि नहीं पीते होंगे? 20%। 20 करोड़ लोग अगर कोका कोला पीते होंगे ना सर, और एक बोतल पे अगर उसको 1 रुपया भी प्रॉफिट होता होगा, तो हर दिन कोका कोला 20 करोड़ रुपए कमाता है। भाई जो आदमी आपको कोका कोला दे रहा है, आपको अगर कोका कोला पीने का मन हो या पेप्सी पीने का मन हो, आप अपने बाजार में चले जाएंगे तो आपको किसी दुकान पे मिल जाएगा। जो आदमी आपको कोका कोला का बोतल देगा, जब आप कोका कोला का पैसा देंगे उसको, तो उसकी तो कमाई होगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अमेरिका में बैठी कोका कोला कंपनी को प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा आपके कोका कोला खरीदने से या आपके पेप्सी खरीदने से? होगा ना? तो मैं मान के चलता हूँ कि एक बोतल पे 1 रुपया कोका कोला को प्रॉफिट होता हो, तो रोज कम से कम 20 करोड़ या 15 करोड़ लोग तो कोका कोला पीते होंगे ना, 100 140 करोड़ के देश में।
तो सोचिए कि अगर 10 करोड़ लोग भी पीते हो, मैं 10% की बात करता हूँ, 90% छोड़ दीजिए, 10% तो भी पीते होंगे ना इंडिया में। अगर 10% भी होगा तो 14 करोड़ होता है। और 1 रुपया अगर एक बोतल पे इनको मिलता होगा ना, तो हर रोज 14 करोड़ रुपए कोका कोला कंपनी कमाती है, हर रोज। किसके थ्रू कमाती है सर? नेटवर्क के थ्रू कमाती है, कि उन्होंने पूरे इंडिया में अपने डीलर और सेलर रिटेलर का एक नेटवर्क बना दिया है, कि आप छोटे से छोटे गांव में चले जाएं, छोटे से छोटे कस्बे में चले जाएं, आपको अगर कोका कोला पीना है तो मिल जाएगा, आपको पेप्सी पीनी है आपको मिल जाएगा, आपको थम्स अप पीना है आपको मिल जाएगा। और जैसे ही आप वो थम्स अप का ढक्कन खोलते हैं ना सर, 1 रुपया अमेरिका वाली कंपनी को चला जाता है। और आप जैसे 10-15 करोड़ लोग रोज बोतल खोलते हैं, और 15 करोड़ रुपए कोका कोला को रोज मिलता हो। और कब तक मिलेगा? जब तक लोग पीते रहेंगे, जब तक लोग ढक्कन खोलते रहेंगे, कोका कोला को जिंदगी भर 15 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ रुपए रोज मिलते रहे। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन एक आम आदमी को जब हम बताते हैं कि सर आप एक नेटवर्क बना लो, इससे जिंदगी भर आपको पैसे आएंगे, आपके बाद आपके बच्चों को पैसे आएंगे, तो उसके पेट में दर्द होने लगता है, स्टमक इन पेन, है ना। फिर वो कहता है कि सर लोग क्या कहें, फिर कहता है कि सर हमारे टाइप का ये काम नहीं है। इस बात को समझने की आवश्यकता है सर। खुद अकेले काम करके दाल रोटी चलेगी, खुद अकेले काम करके आप बहुत ज्यादा अमीर कभी नहीं बन सकते। मेरी बात को गांठ बांध लीजिए। खुद अकेले काम करके डेली ब्रेड एंड बटर मिल जाएगा, दाल रोटी अच्छे से चल जाएगी, लेकिन अमीर कभी नहीं बन पाएंगे। और दूसरी, पैसिव अर्निंग आपको कभी नहीं आएगी। पैसिव अर्निंग का मतलब ये है कि बिना काम किए पैसे आपको कभी नहीं आएंगे। जब तक आप काम करते रहेंगे आपको पैसे आएंगे। जिस दिन आप काम करना बंद कर देंगे उस दिन पैसे आने बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अमीर होना चाहते हैं, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं, और अगर आप पैसिव अर्निंग एंजॉय करना चाहते हैं, यानी जब आप काम ना कर रहे हो, जब आप सो रहे हो, जब आप हॉलिडे पे हो, तब भी अगर आपकी इनकम बंद ना हो, तो आपको नेटवर्क बनाने की जरूरत है। इस बात को जिस आदमी ने समझ लिया उसको नेटवर्क बनाने में कोई तकलीफ नहीं है। जिसको ये बात समझ में नहीं आया वो आज से 10 साल बाद जैसी जिंदगी गुजार रहा था, आज भी वैसी ही जिंदगी गुजार रहा है, और आने वाले 10 साल बाद भी उसकी जिंदगी शायद वैसी ही रही। तो ये आपको तय करने की जरूरत है सर कि आपकी चॉइस क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी प्राथमिकता क्या है ना। अगर आपको लगता है कि आप अकेले काम करके अपने सारे ख्वाहिशों को पूरा कर लेंगे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं सर, है ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम की आवश्यकता है तो आपको नेटवर्क बनाने की जरूरत है सर। राइट। चॉइस इज इन योर हैंड्स। ये आज आपको तय करने की जरूरत है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी प्राथमिकता क्या है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये बातें लोगों के दिमाग में घुसती ही नहीं है यार। लोग ज्वाइन भी कर लेते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद भी उनके मन में डाउट रहता है कि ये काम करें कि नहीं करें, जीजा जी को बोले कि नहीं बोले, जीजा जी सोचेंगे मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सोचेंगे, साले साहब को बोलूं कि नहीं बोलूं, बचपन के दोस्त को बोलूं कि नहीं बोलूं, जिस ऑफिस में काम करते हैं कलीग को बताऊं कि नहीं बताऊं। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या काम करता है। बोलेंगे तू भी इन लोगों को जोड़ने का काम करता है ना। कुछ लोग बोलते हैं सर हमको कोई मना कर देता है ना तो हमको अच्छा नहीं लगता। मैं बोलता क्यों भाई, तो क्या अकबर के खानदान से है, तेरे कोई मना नहीं कर सकता है क्या? कौन है भाई तुम? मैं लोगों से पूछता हूँ, लोग कुछ लोग हमको कोई मना कर देगा तो हमको अच्छा नहीं लगता। मैं बोलता हूँ आप कौन है भाई? अकबर के खानदान से हैं क्या, या महाराणा प्रताप के खानदान से हैं क्या कि आपको कोई मना नहीं कर सकता? कौन है आप? कितना बड़ा ईगो है आपका। इंग्लिश में एक बड़ी शानदार लाइन है, कहते हैं इधर फीड योर ईगो और फीड योर फैमिली। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो अपने अहंकार को खिला लीजिए या अपने परिवार को खिला लीजिए। अगर अहंकार को पोषित करेंगे ना तो परिवार भूखा रह जाएगा फिर। और अगर आप परिवार को अच्छी जिंदगी देनी है तो अहंकार छोड़ दीजिए, है ना।
ईदर फीड योर ईगो और फीड योर फैमिली, चॉइस इज योर्स। ये आपको तय करना है कि आप अपने अहंकार को खाना खिलाएंगे कि परिवार को खाना खिलाएंगे। दोनों को एक साथ नहीं खिला सकते। अहंकार जहां है वहां विनाश तय है सब। एक आदमी ने किसी से पूछा कि राम और रावण में क्या अंतर था, कि राम और रावण में क्या अंतर, एक लाइन में बताइए। ऐसे तो बहुत हजारों चीजें बताने को है, लेकिन कहा कि नहीं, एक ही लाइन में बता दीजिए कि राम और रावण में अंतर क्या है। तो उसको बताया गया, आप सभी जानते हैं कि रावण परम ज्ञानी था, उसके पास दुनिया का सारा ज्ञान था, उसने सारों वेद पुराण सब कंठस्थ कर रखे थे। उसके जैसा ज्ञानी धरती पे दूसरा नहीं हुआ। उसको इसी बात का अहंकार था। रावण को ज्ञान का अहंकार था और श्री राम को अहंकार का ज्ञान था। एक लाइन की बात है सर। श्री राम जानते थे कि अहंकार क्या चीज है, उसे अहंकारी नहीं होना चाहिए। श्री राम को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था। यही बेसिक डिफरेंस है ना। इधर फीड योर ईगो और फीड योर फैमिली। या तो अहंकार को खिला लीजिए कि हमको कोई मना कर देगा तो क्या होगा, हम किसी के पास बोलने नहीं जाते सर, हम किसी को बोलने नहीं जाते सर, हम ये सब काम नहीं करते सर। परिवार में जाके देखिए, परिवार में लोगों की ख्वाहिशें क्या क्या है। आप तो यहाँ चौधरी बने बैठे हैं, चाय की दुकान पे चौधरी बने बैठे हैं कि हम ये सब काम नहीं करते जी, इन लोगों को बोलने का काम हम नहीं करते, हमको कोई मना कर दे हमको बर्दाश्त नहीं होगा। घर में जाके परिवार का हालत देखिए सर। बच्चों से पूछे तुम्हारी ख्वाहिशें क्या है, माँ बाप से पूछे कि आपकी ख्वाहिशें क्या है, पत्नी का हाथ कभी हाथ में लेके पूछे कि तुम्हारी ख्वाहिशें क्या है ना। तो अगर आप अपने परिवार को अच्छा जीवन देना चाहते हैं ना सर, तो अहंकार छोड़ दीजिए। और अगर आपके लिए अहंकार ही बड़ा है तो परिवार छोड़ दीजिए। दोनों एक साथ कभी नहीं चलेंगे सर। हालांकि बताने को बहुत कुछ है, लेकिन समय आज इसकी इजाजत नहीं देता। एक बड़ा रेलेवेंस क्वेश्चन है ना, लोग कहते हैं व्हाई डायरेक्ट सेलिंग, व्हाई रेनेटस वेलनेस। तो मैं बस वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रेनेटस वेलनेस की जरूरत क्यों है, आपको डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत क्यों, आपको हमारी जरूरत क्यों है। क्योंकि हम आपको मेंटोर करते हैं, हम आपको बताते हैं कि आपको डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। आज मैं सिर्फ क्यों पे बातें कर रहा हूँ। जिस दिन ये क्यों क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद कैसे करना है फिर आसान हो जाएगा, है ना। लेकिन पहले जरूरी ये है कि क्यों पे बात की जाए। जब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही करप्ट रहेगा ना, तो उसमें कोई सॉफ्टवेयर डालेंगे तो काम नहीं करेगा। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर सही हो जाए तो उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर डालेंगे तो काम कर जाएगा। तो जो स्किल्स हम आपको बताते हैं, हाउ टू डेवलप द बिजनेस, वो सारे स्किल्स हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर है। लेकिन अगर दिमाग का सिस्टम ही करप्ट है, अगर खुद में ही बिलीव नहीं है, अगर चीज को गलत तरीके से नरेट कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर कितना भी डालेंगे काम नहीं करेगा। राइट। तो मैं समझता हूँ कि आज मेरी बातें आप तक पहुंची होंगी। अगर आप तक पहुंची है तो आप मुझे लिख कर बता सकते हैं। आज समय की पाबंदी है थोड़ी, और नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक मेरी गुजारिश आप सभी रेनोवियन से यही है कि आप एक मैजिकल बिजनेस में आ गए हैं, इस बिजनेस को सही तरीके से समझिए, है ना। ये बिजनेस आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपके आने वाली जनरेशन की जिंदगी बदल सकती है, बशर्ते आप इसको सही तरीके से ले, बिना किसी डाउट के इस बिजनेस को डेवलप करिए। ये बिजनेस आपकी जिंदगी बदल सकती है। हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी हैं, आपकी भी बदल सकती है, बशर्ते आप इस बिजनेस को सही तरीके से, सही रवैये और सही नजरिए के साथ डेवलप करें। कामनाएं आप सभी के साथ हैं। विश यू ऑल वेरी बेस्ट, रॉकिंग रेनेटस, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू। करेगा मेरा हम सभी का रेनेटस।